शॉपिफाई एक पेशेवर ऑनलाइन स्टोर बनाने का सबसे आसान तरीका है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे एक पूरी तरह से खाली अकाउंट से एक पूरी तरह प्रकाशित स्टोर तक पहुंचा जाए जो कुछ इस तरह दिखता है और असली ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। मैंने इसे 10 आसान चरणों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई क्या है और सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत कैसे पाएं। फिर हम उन हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो वास्तव में मायने रखते हैं, जैसे कि अपने होम पेज को डिजाइन करना, शॉपिफाई के नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट्स जोड़ना और सब कुछ ऐसा बनाना कि आपका स्टोर लोगों को इतना भरोसेमंद लगे कि वे सच में खरीदारी करें। शुरुआती कुछ चरण तेज हैं, अपना अकाउंट बनाना और परिचित होना, लेकिन डिजाइन सेक्शन के लिए जरूर बने रहें क्योंकि तभी आपका स्टोर एक टेम्पलेट जैसा दिखने से एक असली ब्रांड जैसा दिखने लगेगा। अगर आपने पहले दूसरे ट्यूटोरियल देखे हैं और खुद को उलझन में पाया है या फिर आपने कभी वेबसाइट नहीं बनाई है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एक स्टेप में साथ लेकर चलूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ताकि आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी खुद की ऑनलाइन दुकान बनाने की सुविधा देता है। किसी और के प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Etsy या eBay पर बेचने की बजाय यह आपकी खुद की वेबसाइट होती है जहां ग्राहक सीधे आपके पास आते हैं, आपसे खरीदते हैं और पूरे अनुभव पर आपका नियंत्रण होता है। यह आपका ब्रांड है, आपकी कीमतें हैं और आपके ग्राहक संबंध हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक दुकान किराए पर ले रहे हों, बस फर्क इतना है कि यह ऑनलाइन है और आप इसे सिर्फ एक दोपहर में सेटअप कर सकते हैं। अभी फिलहाल शॉपिफाई एक फ्री ट्रायल देता है ताकि आप बिना कुछ चुकाए अपनी पूरी दुकान बना सकें। और अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रायल खत्म होने के बाद आपको सिर्फ $1 प्रति माह में अतिरिक्त 3 महीने के लिए शॉपिफाई मिलेगा। बेसिक प्लान आमतौर पर $39 प्रति माह का होता है, तो इससे आप $100 से ज्यादा बचा सकते हैं। ये उनका सबसे अच्छा ऑफर है। तो इस डील को पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करें। जब आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ें और शुरुआत करने के लिए अपना ईमेल डालें, एक पासवर्ड बनाएं, कैप्चा पूरा करें, फिर अपना अकाउंट बनाने के लिए क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करनी होगी। अभी फिलहाल आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाईं ओर आप देख सकते हैं कि लिखा है 3 दिन की फ्री ट्रायल है और उसके बाद आपके पहले महीने के लिए आपसे केवल $1 लिया जाएगा। आगे बढ़ें और शुरुआत करने के लिए या तो पेपाल का इस्तेमाल करें या अपनी कार्ड जानकारी दर्ज करें। अगले पेज पर 3 प्लान हैं। अच्छी बात यह है कि शुरुआती 3 महीने कोई भी प्लान सिर्फ $1 में लें। उलझन होने पर व्यू प्लान डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। वैसे आप बेसिक प्लान से शुरुआत कर सकते हैं, आज हम इसी का उपयोग करेंगे। इसके बाद शॉपिफाई आपसे आपके बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछेगा। ये सवाल आमतौर पर आपके डैशबोर्ड की सेटअप चेकलिस्ट को कस्टमाइज करने के लिए होते हैं, तो इन सवालों के जवाब जल्दी दें जैसा आपके बिजनेस के लिए सही हो। आखिरी सवाल होगा, आपकी दुकान का नाम क्या रखें? आगे बढ़ें और अपनी दुकान का नाम दर्ज करें जैसा आप चाहते हैं कि वह आपकी साइट पर दिखाई दे। फिर फिनिश पर क्लिक करें और बस इसी तरह हम शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। दूसरा चरण शुरू करने से पहले मैं आपको एक त्वरित अवलोकन देता हूं। ठीक है, यह आपका शॉपिफाई एडमिन है, यानी आपकी दुकान का बैकएंड। आपकी दुकान बनाने, प्रबंधित करने और चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब यहीं है। बाईं ओर आपके पास मुख्य नेविगेशन है। होम, यहीं हम अभी हैं। ऑन ऑर्डर्स, यहां आपके ग्राहकों की खरीदारी दिखाई देगी। प्रोडक्ट्स, यहां हम वे चीजें जोड़ेंगे जिन्हें आप बेच रहे हैं। कस्टमर्स, ये उन सभी लोगों की सूची है जो आपसे खरीदारी करते हैं और आप इस मेनू से लगभग हर वह चीज एक्सेस कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। सबसे पहले यहां चौड़ी श्रेणी देखें और फिर उसमें गहराई से जाए। थोड़ा नीचे जाए तो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है। यहीं पर हम आपकी दुकान का वास्तविक रूप कस्टमाइज करेंगे। हम यहां काफी समय बिताएंगे। और फिर सबसे नीचे सेटिंग्स वाला गियर आइकन है। यहीं पर हम बाद में पेमेंट्स, शिपिंग और आपके डोमेन नाम को संभालेंगे। आप यह भी देखेंगे कि शॉपिफाई आपको स्क्रीन के बीच में यह सेटअप गाइड देता है जो मूल रूप से उन सभी चीजों की चेकलिस्ट है जिन्हें आपको अपनी दुकान तैयार करने से पहले करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस वीडियो में यह सब कवर करने वाले हैं, तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, क्या आप ऊपर दाईं ओर यह छोटा आइकन देख रहे हैं? अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वह है साइडकिक, शॉपिफाई का एआई असिस्टेंट। अगर आपको कभी किसी चीज में दिक्कत हो तो इस ट्यूटोरियल के बाद आप यहीं पर उससे सवाल पूछ सकते हैं। यह हर प्लान पर मुफ्त है। आप इसे ऊपर दाईं ओर छोटे एक्स से बंद कर सकते हैं। अगर आप कभी अपनी साइडकिक बातचीत का इतिहास देखना चाहें तो नीचे बाईं ओर साइडकिक कॉन्वर्सेशंस पर क्लिक कर सकते हैं। यह सेटिंग्स के पास नीचे दिखाई देगा। अब तीसरा चरण, डिजाइनिंग शुरू करने से पहले आपको एक थीम चुननी होगी। एक थीम मूल रूप से एक टेम्पलेट है जो आपकी स्टोर की दिखावट को नियंत्रित करता है। लेआउट, फॉन्ट्स और स्टाइल, इसे ऐसे समझें जैसे आप अपनी दुकान के इंटीरियर डिजाइन का चुनाव कर रहे हैं।
आप इसमें बंधे नहीं हैं, आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन थीम आपको एक शुरुआती बिंदु देता है ताकि आपको सब कुछ शुरू से न बनाना पड़े। अपने बाएं साइड नेविगेशन में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि हमें अपने आप सब मेनू थीम्स में भेज दिया गया है। स्क्रीन के बीच में आप देख सकते हैं कि हमारी डिफॉल्ट थीम होराइजन वर्जन 3.5.0 है। होराइजन शॉपिफाई की सबसे नई डिफॉल्ट थीम है। ये एक ब्लॉक आधारित सिस्टम के साथ बनाई गई है जो आपको अपने लेआउट पर कहीं अधिक नियंत्रण देती है और यह पुरानी थीम्स की तुलना में तेज लोड होती है। यह आपको उनकी कुछ नई एआई सुविधाओं तक भी पहुंच देती है। यहाँ दाईं ओर आप एडिट थीम बटन देख सकते हैं। यही वह बटन है जिस पर क्लिक करके हम अपनी स्टोर को एडिट करेंगे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिजाइन योर स्टोर इन सेकंड्स वाला बबल दिखाई देगा और अगर आप यहाँ कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं तो आप अपनी स्टोर के लिए एक यूनिक थीम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि हर थीम में अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता। ये कहने के बाद अगर आप अपनी खुद की पसंद से आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर करें। ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ अन्य फ्री थीम्स भी देख सकते हैं, लेकिन होराइजन एक बेहतरीन विकल्प है और हम इसी का इस्तेमाल इस ट्यूटोरियल में करेंगे। अब शॉपिफाई कभी कभी स्प्लिट टेस्ट करता है और यह बदलता रहता है कि नई स्टोर्स को डिफॉल्ट में कौन सी थीम मिलती है। तो अगर आपको होराइजन अपनी करंट थीम के रूप में नहीं दिख रही है तो इसे बदलने का तरीका यहाँ है। इस लोकप्रिय फ्री थीम सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें, होराइजन ढूंढें, ऐड पर क्लिक करें, फिर जब ये आपकी थीम लाइब्रेरी में लॉड हो जाए तो पब्लिश बटन पर क्लिक करें ताकि यह आपकी एक्टिव थीम बन जाए। इस ट्यूटोरियल के बाकी हिस्से में मान लिया गया है कि आप होराइजन पर ही काम कर रहे हैं, इसलिए अगर जरूरत हो तो थीम बदलने में 30 सेकंड लगाना सही रहेगा। जब आप ये ट्यूटोरियल पूरा कर लेंगे तो आप कभी भी किसी दूसरी थीम पर स्विच कर सकते हैं और बाद में अन्य थीम्स भी आजमा सकते हैं। चौथे चरण में हम आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे और उन्हें कलेक्शंस में व्यवस्थित करेंगे। ये वे कैटेगरीज हैं जिन्हें ग्राहक ब्राउज करते हैं। पहले प्रोडक्ट्स, फिर कलेक्शंस। अब कुछ भी जोड़ने से पहले आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स कहां से लाएं? और इसका जवाब है, यह आपके बिजनेस मॉडल पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हैंडमेड सामान, आर्ट या डिजिटल डाउनलोड्स। कुछ लोग होलसेल में खरीदते हैं और फिर उन्हें रीसेल करते हैं। कुछ लोग प्रिंट ऑन डिमांड सेवाओं का उपयोग करते हैं, जहां एक कंपनी आपके डिजाइनों को टी शर्ट, मग या अन्य उत्पादों पर प्रिंट करती है। और कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिसमें एक सप्लायर सीधे आपके ग्राहक को सामान भेजता है। शॉपिफाई इन सभी के साथ काम करता है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स जोड़ने जा रहा हूं ताकि हमारे पास काम करने के लिए कुछ हो। आपके प्रोडक्ट्स वास्तव में कहीं से भी आए हों, प्रक्रिया एक जैसी ही रहती है। आइए अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ते हैं। बाएं साइड मेनू में प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें, फिर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। अपने प्रोडक्ट को एक नाम दें। मेरे मामले में मैं एक अल्पाइन हाइकिंग बैकपैक 45 लीटर बेच रहा हूं। अब आपको एक विवरण लिखना होगा। यहां आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें सभी सामान्य फीचर्स हैं, या आप ऊपर बाएं कोने में AI स्पार्कल आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट अपने आप जनरेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, AI साइडकिक को एक प्रॉम्प्ट दें और सबमिट करें। आप देख सकते हैं कि साइडकिक आपके लिए एक अच्छा विवरण लिखता है और फिर आप उसमें जाकर एडिट कर सकते हैं, दोबारा जनरेट कर सकते हैं या खुद लिख सकते हैं। इसके बाद मीडिया सेक्शन के तहत अपलोड न्यू पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करें। यहां मेरे पास इस खास प्रोडक्ट स्वॉलो के लिए फोटो का एक फोल्डर है। मैं इन्हें सभी चुनूंगा और फिर अपलोड करने के लिए ओपन पर क्लिक करूंगा। अगर आपके कंप्यूटर पर फोल्डर पहले से खुला है तो आप उन्हें यहां मीडिया सेक्शन में ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोडक्ट की कीमत सेट करें। कीमत के ठीक नीचे आपके पास कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स हैं जिनमें कंपेयर एट भी शामिल है। आप कंपेयर एट कीमत का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल पर है। जैसे अभी मैं ये बैकपैक $29.99 में बेच रहा हूं, पर इसकी सामान्य कीमत $169.99 है। कंपेयर एट प्राइस पेज पर स्ट्राइक के साथ और $29.99 वर्तमान कीमत के रूप में दिखेगी। नीचे स्क्रॉल करके इन्वेंट्री ट्रैकिंग टॉगल चालू करें और उपलब्ध यूनिट्स की संख्या सेट करें। इन्वेंट्री सेक्शन के तहत आपके पास SKU, बारकोड और स्टॉक खत्म होने पर भी बेचें के विकल्प भी हैं। आइए एक SKU जोड़ते हैं। SKU आपके रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक कोड है जो बिजनेस बढ़ने पर मददगार होता है। मैं यहां अपना SKU दर्ज करूंगा। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें शिपिंग सेक्शन मिलता है और डिफॉल्ट रूप से फिजिकल प्रोडक्ट टॉगल ऑन रहता है। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट या डाउनलोड बेच रहे होते तो आप इस टॉगल को बंद कर सकते थे। इसे ऑन रखने पर आप अपनी शिपिंग पैकेज की डिटेल सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पैकेज के तहत ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, ऐड न्यू पैकेज चुनें और फिर इस प्रोडक्ट के सामान्य पैकेज के डायमेंशंस और वजन दर्ज करें।
और अपने पैकेजिंग को एक नाम दें। अगर ये आपका सामान्य पैकेज साइज है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे अपना डिफॉल्ट पैकेज भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो बस ऐड पैकेज पर क्लिक करें। अगले सेक्शन में आप वेरिएंट्स जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपना प्रोडक्ट अलग अलग रंगों या साइज में बेचते हैं। और अंत में सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्च इंजन लिस्टिंग में कैसे दिखाई देगा, इसका प्रीव्यू। अब ऊपर दाईं ओर वापस स्क्रॉल करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को व्यवस्थित करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आइए इस प्रोडक्ट को एक टाइप दें। मेरे मामले में मैं इसे बैकपैक्स कहूंगा। वेंडर में स्टोर का नाम लिखें या कई ब्रांड्स होने पर आप ब्रांड का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कलेक्शंस छोड़ता हूं। मैं आपको अगले स्टेप में यह करना सिखाऊंगा और फिर मैं टैग्स जोड़ने की सलाह देता हूं। ये अतिरिक्त छोटे विवरण वाले शब्द होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। मेरे मामले में मैं हाइकिंग, आउटडोर और बैकपैक डालूंगा। ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की स्थिति सेट कर सकते हैं। यहां 3 विकल्प हैं, सक्रिय, ड्राफ्ट और एनालिस्टेड। मैं अपनी स्थिति को सक्रिय पर ही छोड़ूंगा ताकि यह तुरंत स्टोर पर खरीदने योग्य उत्पाद के रूप में दिखे। जब आप अपने उत्पाद में बदलाव करना पूरा कर लें तो ऊपर सेव पर क्लिक करें। प्रोडक्ट लिस्ट पर वापस जाने के लिए मैं बाईं ओर फिर से प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और यहां हम एल्पाइन हाइकिंग बैकपैक देख सकते हैं। एक और उत्पाद जोड़ने के लिए आप ऊपर दाईं ओर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं जल्दी से कुछ और उत्पाद जोड़ूंगा ताकि हमारे पास काम करने के लिए कुछ हो। यहां मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक वाटरप्रूफ ट्रेल रनिंग जैकेट जोड़ रहा हूं। तो मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के विकल्प के लिए एक वेरिएंट जोड़ना चाहूंगा। हम वेरिएंट्स के तहत ऐड ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और फिर टारगेट जेंडर चुनेंगे। फिर सुनिश्चित करें कि सूची से पुरुष और महिला दोनों चुने गए हैं। आप इस सूची से यूनिसेक्स या अन्य भी जोड़ सकते हैं। जब मैं डन पर क्लिक करता हूं, अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। आप वेरिएंट विशिष्ट तस्वीरें जोड़ सकते हैं जिन्हें मैं अपनी फोटो गैलरी से चुनूंगा और फिर आप हर वेरिएंट के लिए इन्वेंट्री सेट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि प्रत्येक के 50 हैं, यानी इस दुकान में कुल 100। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैंने यहां अपनी सूची में कुछ उत्पाद जोड़ दिए हैं। अपनी दुकान शुरू करने के लिए आपको दर्जनों उत्पादों की जरूरत नहीं है। शुरू करने के लिए 2 या 3 भी काफी हैं, क्योंकि आप बाद में और उत्पाद हमेशा जोड़ सकते हैं। अब जब हमारे पास यहां कुछ उत्पाद हैं तो चलिए इन्हें कलेक्शंस में व्यवस्थित करते हैं। कलेक्शंस मूल रूप से आपके उत्पादों के लिए श्रेणियां होती हैं। इन्हें ऐसे सोचिए जैसे किसी दुकान में गलियां होती हैं। हाइकिंग गियर, कैंपिंग उपकरण, सेल आइटम्स। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और मेन्यू में शॉप पर क्लिक करता है तो वह कलेक्शन के हिसाब से ब्राउज करेगा। कलेक्शंस के बिना आपके सारे उत्पाद बस एक बड़े ढेर में पड़े रहते हैं। इन्हें अभी सेट करने का मतलब है कि जब हम अपनी दुकान डिजाइन करना शुरू करेंगे तो वह सच में व्यवस्थित होगी। कलेक्शंस देखने और बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स मेन्यू के नीचे बाईं ओर कलेक्शंस पर क्लिक करें। यहां देखें, शॉपिफाई ने आपके लिए पहले से होम पेज कलेक्शन बनाया है जो तय करता है कि वहां कौन से उत्पाद दिखेंगे। आप यहां से उत्पाद बदल सकते हैं ताकि विजिटर सबसे पहले इन्हें देखें। होम पेज डिजाइन करते समय आप यहां वापस आ सकते हैं। फिलहाल बस इतना जान लें कि यह मौजूद है। नई कलेक्शन बनाने के लिए ऊपर दाईं ओर ऐड कलेक्शन पर क्लिक करें। अपनी कलेक्शन को एक नाम दें। मैं एक कलेक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है हाइकिंग गियर। फिर अपनी कलेक्शन का एक संक्षिप्त विवरण लिखें। सिर्फ 1 या 2 वाक्य पर्याप्त हैं। अब आपको कलेक्शन का प्रकार चुनना होगा। यहां 2 प्रकार होते हैं, मैन्युअल और स्मार्ट। मैन्युअल कलेक्शन वह होती है जिसमें आप खुद तय करते हैं कि कौन से उत्पाद उसमें जाएंगे, जबकि स्मार्ट कलेक्शन में आप टैग्स जैसी शर्तों के आधार पर उत्पादों को अपने आप जोड़ सकते हैं। जो होम पेज कलेक्शन बनाई गई थी वह एक मैन्युअल कलेक्शन है। इसमें आपके स्टोर में जो पहला उत्पाद जोड़ा जाता है वह अपने आप इसमें जुड़ जाता है और आप इसमें अन्य उत्पाद मैन्युअली जोड़ सकते हैं। मैन्युअल कलेक्शन में उत्पाद जोड़ने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक कर सकते हैं, फिर अपनी सूची से उत्पाद चुनें और ऐड पर क्लिक करें। आप उन्हें अपनी सूची से हटाने के लिए सूची में उनके बगल में दिए गए X पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं एक स्मार्ट कलेक्शन बनाना चाहता हूं। हम कलेक्शन का प्रकार बदलकर स्मार्ट कर देंगे और फिर चलिए इस सूची में वे सभी उत्पाद जोड़ते हैं जिनमें हाइकिंग टैग है। और आप देख सकते हैं कि अब यह अपने आप इस वाटरप्रूफ ट्रेल रनिंग जैकेट और इस अल्पाइन हाइकिंग बैकपैक को जोड़ रहा है। स्मार्ट कलेक्शन तब बहुत अच्छे होते हैं जब आप समय के साथ और उत्पाद जोड़ते हैं। इस तरह आपको हर नए उत्पाद को मैन्युअली कलेक्शन में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह सही शर्तों को पूरा करता है तो वह अपने आप ही कलेक्शन में आ जाता है। अंत में इसे ऊपर दाईं ओर स्क्रॉल करें और अपनी कलेक्शन में एक इमेज जोड़ें। आप कोई फाइल जोड़ सकते हैं, उसे ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी से चुन सकते हैं या यहां तक कि एक इमेज जनरेट भी कर सकते हैं। इस मामले में चलिए एक इमेज जनरेट करते हैं।
साइडकिक कहता है अपनी इमेज का वर्णन करें। मैं कहूंगा हाइकिंग गियर और सेंड पे क्लिक करूंगा। देखिए शानदार इमेज तैयार है। नीचे दाईं ओर कीप पर क्लिक करें, यह लाइब्रेरी में जुड़ जाएगा। फिर डन दबाकर इसे अपनी कलेक्शन इमेज बना लें। जब आप अपनी कलेक्शन बनाना या अपडेट करना पूरा कर लें तो ऊपर की बार में सेव पर क्लिक करें। कलेक्शंस आपके स्टोर और नेविगेशन मेनू में कैटेगरी के रूप में दिखाई देती हैं। हम इसे जल्दी ही सेटअप करेंगे। एक बार जब आपके पास और प्रोडक्ट्स हों तो आप हर कैटेगरी के लिए कलेक्शंस जोड़ते रह सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सारी कलेक्शंस की जरूरत नहीं है, यहां तक कि 1 या 2 कैटेगरी भी काफी है। जैसे जैसे आपका स्टोर बढ़ेगा आप हमेशा और भी जोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस का काम पूरा हो गया है। अब 5वां स्टेप है और यहीं से मजा शुरू होता है। हम 2 चीजों को डिजाइन करने जा रहे हैं, आपका होम पेज और आपका प्रोडक्ट पेज। होम पेज वह है जो लोग सबसे पहले आपके स्टोर पर आने पर देखते हैं और प्रोडक्ट पेज वह है जहां वे वास्तव में आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। आइए होम पेज से शुरू करते हैं। बाईं ओर की नेविगेशन में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें, फिर एडिट थीम पर क्लिक करें। यह थीम एडिटर है। बाईं ओर सेक्शन लिस्ट है, बीच में लाइव प्रीव्यू है। ऊपर की बार सेंटर ड्रॉप डाउन से आप पेज बदल सकते हैं, अपनी साइट के डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन के बीच टॉगल कर सकते हैं और अगर आपको मदद चाहिए तो AI साइट के खोल सकते हैं। आइए जल्दी से साइट स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपका स्टोर पेजों से बना होता है। आपका होम पेज जैसे ये वाला है आपका प्रोडक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। हर पेज सेक्शनों से बना होता है। ये वही बड़े क्षैतिज क्षेत्र हैं जैसे हीरो बैनर या फीचर्ड कलेक्शन, टेस्टिमोनियल्स, इस तरह की चीजें। और हर सेक्शन के अंदर आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जैसे हेडिंग्स, इमेजेस, बटन और प्रोडक्ट्स। पेज सबसे बड़ा हिस्सा है, सेक्शन मीडियम हिस्सा है और ब्लॉक्स सबसे छोटा हिस्सा है। यही पूरा सिस्टम है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो इस एडिटर में सब कुछ समझ में आता है। आपके होम पेज का एक ही काम है किसी भी नए विजिटर को जो यहां आया है उसे आगे ब्राउज करने के लिए प्रेरित करना। तो इसे 3 लेयर्स में सोचें। ऊपर एक मजबूत पहली छाप बनाएं, यही आपका हीरो है। फिर उन्हें दिखाएं कि आप क्या बेचते हैं, यही आपकी फीचर्ड कलेक्शन है। फिर विश्वास बनाएं, टेस्टिमोनियल्स, एक अबाउट सेक्शन या कुछ भी जो ये बताए कि यह एक असली बिजनेस है। हम ये तीनों बनाएंगे। अभी हम होम पेज पर ध्यान देंगे, बाकी पेज आप बाद में बदल सकते हैं। चलिए हीरो सेक्शन से शुरू करते हैं जो आपके पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा है। यह ग्राहकों को दिखने वाली पहली चीज है, इसीलिए इसे आकर्षक बनाना जरूरी है। चलिए सबसे पहले इस प्लेस होल्डर इमेज को बदलते हैं। बैनर पर क्लिक करें, फिर आपको इस हीरो के लिए सेटिंग्स वाला एक मेन्यू दिखाई देगा। यह छोटे स्क्रीन पर बाईं ओर और बड़े स्क्रीन पर दाईं ओर दिखाई देगा। प्लेस होल्डर इमेज को बदलने के लिए मीडिया एक सेक्शन खोजें और अपनी खुद की इमेज अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करें। या अगर आप कुछ फ्री स्टॉक फोटो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास एक खास इमेज है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। फिर ऐड फाइल्स पर क्लिक करें और वह इमेज चुनें जिसे मैं हीरो के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसे अपलोड होने दें और जब यह पूरा हो जाए तो डन पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास एक कस्टम इमेज है। अब चलिए हेडर टेक्स्ट को किसी प्रासंगिक चीज में बदलते हैं। इस पर क्लिक करें और फिर आपको सेटिंग्स में एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। मान लीजिए हम लिखते हैं एडवेंचर स्टार्ट्स हियर। इसके बाद मेन्यू में नीचे टाइपोग्राफी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक प्रीसेट है जिस पर लिखा है हेडिंग 2। आइए इसे हेडिंग 1 में बदलते हैं। इससे यह थोड़ा बड़ा हो जाता है। यह बैकग्राउंड में एक और काम भी करता है। हर पेज के मुख्य हेडर को हेडिंग 1 या H1 पर सेट किया जाना चाहिए। यह आपकी SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा है। यह सर्च इंजनों को आपके पेज की सामग्री को बेहतर समझने में मदद करता है। अब चलिए बटन, टेक्स्ट, लिंक और स्टाइल को एडजस्ट करते हैं। अपने हीरो में बटन पर क्लिक करें और फिर बटन सेटिंग्स दिखाई देंगी। लेबल के लिए इसे किसी प्रासंगिक चीज में बदलें। मान लीजिए हम लिखते हैं फ्यू प्रोडक्ट्स। मेन्यू में अगला आइटम लिंक है। जब आप बटन पर क्लिक करते हैं तो वह कहां जाता है। अगर आप डिफॉल्ट विकल्प ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको उन जगहों की सूची मिलेगी जहां आप अपने ग्राहकों को भेज सकते हैं। अभी के लिए यह ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शन से लिंक करता है, जो फिलहाल ठीक है। पेज पर नीचे अगला मेन्यू आइटम स्टाइल्स है। अभी यह सेकेंडरी बटन स्टाइल पर सेट है, लेकिन चूंकि यह हमारे पेज का पहला और मुख्य बटन है तो चलिए इसे प्राइमरी स्टाइल बटन बना देते हैं। इससे स्टाइल थोड़ा और बोल्ड हो जाता है। अब चलिए अपने हीरो सेक्शन का आकार और लेआउट समायोजित करते हैं। बैनर पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करें और लेआउट सेक्शन पर जाएं। यहां एक हाइट सेटिंग है जिसे हम मीडियम से बदलकर मान लीजिए फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इससे हमारी हीरो इमेज काफी बड़ी हो जाती है। इसे बड़ा करने के बाद आप देखेंगे कि टेक्स्ट और बटन इमेज के नीचे हैं।
मैं चाहूंगा कि ये इमेज के बीच में हो, तो चलिए पोजीशन सेटिंग को बॉटम से सेंटर में बदल देते हैं। लीजिए, हो गया। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट बदलना चाहें ताकि वह इमेज के बाएं या दाएं तरफ आ जाए, तो आप वह भी यहीं कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेटिंग आपको लेफ्ट, सेंटर और राइट के बीच स्विच करने देती है। हालांकि इस वेबसाइट के लिए मुझे सेंटर पसंद है, इसलिए मैं इसे वहीं रहने दूंगा। अब मैं आपको एक और सेटिंग दिखाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपकी होम पेज की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, अपीयरेंस सेक्शन में जाएं और यहां एक ब्लर्ड रिफ्लेक्शन टॉगल है जिसे आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसे टॉगल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस हीरो बैनर में जो भी इमेज है वह नीचे के सेक्शन में ब्लर होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह सेक्शनों के बीच एक शानदार ट्रांजिशन इफेक्ट देता है। हालांकि इस साइट के लिए 75% रिफ्लेक्शन ओपेसिटी मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है, तो चलिए स्लाइडर को बाईं ओर खींचते हैं और इसे तब तक कम करते हैं जब तक यह बिल्कुल सही न लगे। करीब 30% के आसपास कुछ अच्छा दिखता है। कठोर कटोनफ की बजाय अब हमारे पास उस सफेद रंग में एक सुंदर धीरे धीरे ट्रांजिशन है। अब हर सेक्शन में ये सेटिंग्स होती हैं। हेडिंग, इमेज, बटन। एक बार जब आप एक सीख लेते हैं तो बाकी भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब चलिए अपनी फीचर्ड कलेक्शन को एडिट करते हैं। डिफॉल्ट रूप से यहां जो कलेक्शन दिखाई देती है वह आपकी ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शन होती है। ये मूल रूप से वे सभी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अपनी स्टोर में जोड़े हैं। इसे बदलने के लिए सेक्शन पर क्लिक करें। फिर मेन्यू में जो पहला फील्ड दिखाई देता है वह कलेक्शन ऑप्शन है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, रिप्लेस पर क्लिक करें और यहां आप कोई दूसरी कलेक्शन चुन सकते हैं। याद रखें, शॉपिफाई ने हमारे लिए डिफॉल्ट रूप से एक होम पेज कलेक्शन बनाई थी और फिलहाल उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अभी मैं हाइकिंग गियर पर सेल चला रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वही कलेक्शन खास तौर पर होम पेज पर दिखाई दे और मैं उसे ही चुनूंगा। इसके बाद आप डिस्प्ले का प्रकार चुन सकते हैं। अभी ये ग्रिड पर सेट है। आप कैरोसेल भी चुन सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वे स्क्रॉल करने लायक दिखेंगे, या एडिटोरियल जिसमें चीजें थोड़ी ज्यादा फैली हुई नजर आती हैं। मुझे यह इस साइट के लिए पसंद है। यहां आप दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या और अन्य लेआउट विशेषताओं को भी समायोजित कर सकते हैं। अब चलिए अपनी पेज में एक नया सेक्शन जोड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस भी सब मेनू में आप हैं उससे बाहर क्लिक करें। फिर आप या तो बाईं ओर के पैनल में ऐड सेक्शन पर क्लिक करके सेक्शन जोड़ सकते हैं, या अपनी पेज पर दो सेक्शनों के बीच वाले हिस्से तक स्क्रॉल कर सकते हैं। उन दोनों के बीच होवर करें और एक प्लस बटन दिखाई देगा। जब आप उस प्लस बटन पर होवर करेंगे तो आपको ऐड सेक्शन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। एक नया पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको वे सभी अलग अलग सेक्शन टाइप्स दिखेंगे जिन्हें आप अपनी पेज में जोड़ सकते हैं। उनमें से स्क्रॉल करें और अपनी ब्रांड के अनुसार कोई उपयुक्त विकल्प चुनें। मेरे मामले में मैं एक टेस्टिमोनियल्स सेक्शन जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहां टेक्स्ट सेक्शन तक स्क्रॉल करूंगा और इस पुल कोट फॉर्मेट का उपयोग करूंगा। इसके बाद शॉपिफाई अपने आप नया सेक्शन जोड़ देगा और हम इसे भी उतनी ही जल्दी एडिट कर सकते हैं जैसे हमने हीरो सेक्शन में सब कुछ एडिट किया था। मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट बॉक्स में अपने एक ग्राहक का दिया हुआ कोड पेस्ट करूंगा। थोड़ा सा हल्का फॉर्मेटिंग करें और प्रीसेट टाइपोग्राफी बदलकर टेक्स्ट का साइज बदलें। शायद हम हेडिंग 4 का इस्तेमाल करेंगे। अब यह बेहतर दिख रहा है। अब हम पूरे सेक्शन की अपीयरेंस बदल सकते हैं बस सेक्शन पे क्लिक करके, और फिर मेनू में अपीयरेंस के तहत हम कलर स्कीम बदल सकते हैं। यहां हमारे पास स्कीम 1 सेट है और अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो कई अन्य कलर स्कीम विकल्प दिखाई देंगे। आइए स्कीम 5 आजमाते हैं। इस कलर स्कीम में हमें डार्क बैकग्राउंड और हल्का टेक्स्ट मिलता है। अब हम इस सेक्शन को पेज पर किसी और जगह ले जा सकते हैं। इसके लिए वापस मेन पैनल में जाएं, इस पुल कोट सेक्शन पर होवर करें, इसके बाईं ओर दिए गए 6 डॉट्स को क्लिक और ड्रैग करें और फिर इसे किसी नई जगह पर ले जाएं। आइए इसे पेज के सबसे नीचे रखते हैं। लीजिए, अब यह अच्छा लग रहा है। अब होराइजन्स थीम में मेरी नई पसंदीदा सुविधाओं में से एक यह है कि शॉपिफाई ने एक AI ब्लॉक जनरेटर जोड़ा है जिससे आप जो चाहें उसका वर्णन कर सकते हैं और यह आपके लिए वह सेक्शन बना देता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे काम करता है। आइए पेज के सबसे नीचे एक नया सेक्शन जोड़ने के लिए क्लिक करें और फिर जनरेट पर क्लिक करें। यहां आप बस ये बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं लिखूंगा $75 से अधिक के ऑर्डर पर फ्री शिपिंग को हाईलाइट करने वाला एक सेक्शन बनाएं जिसमें आउटडोर एडवेंचर थीम हो, और फिर सेंड पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई साइडकिक्स लिखना शुरू कर देते हैं। आपकी दुकान के लिए विशेष रूप से कोड तैयार किया जाता है और जब यह पूरा हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसने कौन सा नया सेक्शन बनाया है। अब अगर इसने बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसा आपने सोचा था तो आप अतिरिक्त निर्देश देकर फॉलोअप कर सकते हैं।
तो यहां मैं कहूंगा बैनर को और बड़ा और बोल्ड बनाएं, एक बटन जोड़ें जो कैटलॉग से लिंक हो और लोगों को सच में उस पर क्लिक करने का मन करे। फिर सेंड पे क्लिक करें और आप देखेंगे कि शॉपिफाई एआई साइडकिक सेक्शन को संशोधित करने के लिए फिर से काम पर लग जाता है। जब ये पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसने वे बदलाव लागू कर दिए हैं जो मैंने मांगे थे। अब एआई सेक्शंस की सबसे अच्छी बात यह है कि वे जैसे हैं वैसे ही फिक्स नहीं रहते। ये कस्टम कोडेड है, लेकिन आप इसमें जो भी बनाया गया है उसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। इसे एक शुरुआती बिंदु के रूप में सोचें, अंतिम डिजाइन के रूप में नहीं। यह आपके लिए बाईं ओर के पैनल में कई कस्टमाइजेबल सेटिंग्स बना देगा जिन्हें आप तब तक एडजस्ट कर सकते हैं जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं। उदाहरण के लिए हम नीचे स्क्रॉल करके बटन का रंग बदल सकते हैं। हम चाहें तो इस आइकन को छुपा सकते हैं और हम यहां तक कि एक बैकग्राउंड इमेज भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक इमेज जोड़ते हैं। मैं एक फाइल जोड़ने के लिए क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां जो माउंटेन वाली प्रोमो बैनर इमेज है उसे चुनूंगा। इसे जोड़ने के लिए डन पे क्लिक करें। यह इमेज को लोड कर देता है और फिर हम इमेज की ओपेसिटी स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं जब तक कि टेक्स्ट और बैकग्राउंड इमेज के बीच सही कंट्रास्ट ना मिल जाए। करीब 0.3 के आसपास यह काफी अच्छा लगता है। अब अगर आप देखें कि कोई सेक्शन या ब्लॉक थोड़ा तंग लग रहा है, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि जो बैनर मैंने बनाया है वह इस काले सेक्शन के ठीक बगल में बैठा है। अगर इन दोनों सेक्शनों के बीच थोड़ा सा स्पेस होता तो यह और भी अच्छा दिखता। यहीं पर आपको पैडिंग को एडजस्ट करना चाहिए। पैडिंग मूल रूप से पेज पर एलिमेंट्स के बीच की जगह होती है। तो चलिए इस बाईं ओर वाले मेन्यू में पैडिंग सेटिंग ढूंढते हैं। यहां एक लेआउट सेक्शन है जिसमें कुछ पैडिंग सेटिंग्स हैं, लेकिन ये पहले से ही थोड़ी ज्यादा सेट की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वही हैं जो हमें चाहिए। ये स्लाइडर्स इस बैनर के अंदर के ब्लॉक्स की पैडिंग के लिए लग रहे हैं, लेकिन मैं पैडिंग को एडजस्ट करना चाहता हूं इस बैनर और ऊपर वाले अगले सेक्शन के बीच की। तो चलिए इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहां इस बैनर सेक्शन पे क्लिक किया था, लेकिन असल में हमें पूरे सेक्शन पे क्लिक करना चाहिए था और ये रहा। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो अब हमारे पास टॉप और बॉटम पैडिंग के विकल्प हैं। तो चलिए टॉप पर 40 पिक्सल की पैडिंग और लगभग उतनी ही बॉटम पर भी जोड़ते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास इस कस्टम एलिमेंट के टॉप और बॉटम पर थोड़ा सा सफेद स्पेस है जो इसे थोड़ा सांस लेने की जगह देता है और लेआउट को और साफ सुथरा बनाता है। अब चलिए इस बटन को कहीं लिंक करते हैं। हम बटन पर क्लिक करेंगे। शॉप नाउ के लिए टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। चलिए अपनी ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शन का लिंक जोड़ते हैं और जब हम बटन अपडेट कर ही रहे हैं तो चलिए यही काम अपने कोट सेक्शन के बटन के लिए भी करते हैं। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। हम इसकी स्टाइल को लिंक से सेकेंडरी बटन में बदल देंगे और यह पहले से ही ऑल प्रोडक्ट्स से लिंक है, तो यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि ये थीम एडिटर देखने में बहुत सारे विकल्पों के साथ आता है, लेकिन बस एक बार में एक सेक्शन पर ध्यान दें और सबसे पहले अपनी होम पेज को पूरा करें। आप हमेशा बाद में वापस आकर चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। उन्हें तुरंत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमारी होम पेज बहुत अच्छी दिख रही है। तो चलिए अगला कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट पेज को। यही वह पेज है जो ग्राहक किसी खास प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर देखते हैं। ऊपर की बार में होम पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर प्रोडक्ट और डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर स्विच करें। तो यह प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट है और यहां कीवर्ड है टेम्पलेट। आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेज डिजाइन नहीं कर रहे हैं। आप इसे एक बार डिजाइन करते हैं और आपकी दुकान के हर प्रोडक्ट में वही लेआउट अपने आप इस्तेमाल होता है। तो अगर आप यहां यू मे ऑल्सो लाइक सेक्शन जोड़ते हैं, जैसा कि हमें इस खास लेआउट में मिलता है, तो वह हर प्रोडक्ट पेज पर दिखाई देगा। इसे एक बार सही बना लें और यह हर जगह काम करेगा। अब यही वह पेज है जहां लोग वास्तव में खरीदने का फैसला करते हैं। उन्होंने आपकी दुकान को ब्राउज किया है, किसी ऐसी चीज पे क्लिक किया है जो उन्हें पसंद आई और अब प्रोडक्ट पेज को डील फाइनल करनी है। अच्छी तस्वीरें, स्पष्ट विवरण, एक साफ साफ ऐड टू कार्ट बटन और कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्हें हिचकिचाने पर मजबूर करे। इस डिफॉल्ट लेआउट में यहां इमेजेस, हमारा टाइटल, प्राइस और कंपेयर एट प्राइस, कुछ बटन और हमारा विवरण है। अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बाईं ओर टेम्पलेट सेक्शन के नीचे आप इन सभी सेक्शनों को एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर हर ब्लॉक के बगल में दिए गए आइकॉन का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट को दिखा या छुपा सकते हैं। एक चीज जो मुझे करना पसंद है वह है इमेज गैलरी लेआउट को एडजस्ट करना। इमेज गैलरी पर क्लिक करें और फिर आप ग्रिड और कैरोसेल व्यू के बीच बदल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कैरोसेल व्यू बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक बड़ी इमेज होती है और लोग उन्हें टॉगल करके देख सकते हैं। अब कैरोसेल व्यू के साथ आप डेस्कटॉप पेजिनेशन को भी बदलकर थंबनेल्स जैसा कुछ कर सकते हैं। इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि आपके ग्राहकों के लिए देखने के लिए और भी इमेजेस हैं,
जिन पर वे क्लिक कर सकते हैं। आप उन आइकन्स को भी बदल सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि लोग अलग अलग इमेजेस के बीच बाएं या दाएं टॉगल कर सकते हैं। आइए बड़े एरो आजमाते हैं। और आप यहां देख सकते हैं, इस इमेज पे देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाएं और दाएं एरो बने हुए हैं। यह आपके ग्राहकों को इमेजेस के बीच टॉगल करने की सुविधा देगा। अगला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का उत्पाद बेच रहे हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी सेलेक्टर को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इसे छुपाने के लिए फ्लोटिंग टूल बार में आई आइकन दबाएं। हालांकि मैं इसे चालू रखूंगा ताकि लोग एक से अधिक बैकपैक खरीद सकें। अब मैं इस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर थोड़ा पैडिंग जोड़ने जा रहा हूं। इस तरह इस इमेज और ऊपर वाले अगले सेक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। लगभग 40 पिक्सल का पैडिंग हमारी पिछली पेज पर काफी अच्छा काम कर रहा था, तो चलिए यहां भी वही करते हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट सेक्शन की कलर स्कीम बदल सकते हैं। कुछ हल्का ग्रे रंग अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे यह सेक्शन बाकी सबसे जुड़ा हुआ महसूस होगा। तो मैं इसे वापस स्कीम 1 पर सेट कर देता हूं और बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे करना है। अंत में मैं सलाह दूंगा कि आप यू मे ऑल्सो लाइक सेक्शन पर क्लिक करें, जो डिफॉल्ट रूप से लोड होता है, और आप चुन सकते हैं कि यह प्रोडक्ट्स कैसे रिकमेंड करे। क्या आप संबंधित प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहते हैं या पूरक प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, क्या उन्हें अपने बैकपैक के साथ एक वाटर बॉटल की जरूरत है? अगर कोई पूरक या संबंधित प्रोडक्ट्स नहीं है तो यह सेक्शन खुद ही पूरी तरह छुप जाएगा। अपने होम पेज के फीचर कलेक्शन सेक्शन की तरह आप यहां भी ग्रिड और कैरोसेल लेआउट्स के बीच बदल सकते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए वे बहुत अलग नहीं दिखेंगे, तो मैं बस ग्रिड ही रखूंगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रोडक्ट पेज। चरण 6, 3 चीजें हैं जो आपके पूरे स्टोर को एक साथ जोड़ती हैं। आपके अतिरिक्त पेज जैसे अबाउट और FAQ, नेविगेशन मेनू जो सब कुछ जोड़ता है, और आपका हेडर और फुटर जो हर पेज पर दिखाई देता है। आइए इन तीनों को बनाते हैं। शुरुआत करते हैं पेजेस से। तो आपके स्टोर में एक होम पेज और प्रोडक्ट पेजेस हैं, लेकिन अधिकांश असली स्टोर्स में कुछ अतिरिक्त पेज होते हैं, जैसे अबाउट पेज, FAQ पेज, इस तरह की चीजें। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये भरोसा बनाते हैं। जब कोई ग्राहक आपसे खरीदने का फैसला कर रहा होता है तो वह जानना चाहता है कि आप कौन हैं और आपसे कैसे संपर्क करें। तो चलिए इन्हें अभी बना लेते हैं, ताकि जब हम नेविगेशन मेनू सेट करें तो ये तैयार रहे। सबसे पहले चलिए वापस अपने एडमिन पैनल में चलते हैं। ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें और फिर ऊपर बाईं ओर एग्जिट आइकन पर क्लिक करें। अब बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर के तहत पेजेस पर क्लिक करें। हर स्टोर में एक अबाउट पेज होना चाहिए। ये ग्राहकों के साथ भरोसा बनाता है। तो चलिए एक बनाते हैं। ऊपर दाईं ओर ऐड पेज पर क्लिक करें। इसका टाइटल अबाउट अस रखें और फिर एक संक्षिप्त विवरण लिखें या AI की मदद लें। जब आपका कंटेंट विवरण तैयार हो जाए तो ऊपर दाईं ओर विजिबिलिटी को हिडन से विजिबल में बदलें, फिर सेव पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, हमने पेज बना लिया है। अब बाईं ओर फिर से ऑनलाइन स्टोर के तहत पेजेस पर क्लिक करें ताकि आप पेज लिस्ट में वापस जा सकें। और अब आप देख सकते हैं कि अबाउट अस यहां लिस्ट में है। आप एक FAQ पेज भी बना सकते हैं जिसमें शिपिंग, रिटर्न, साइजिंग आदि से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। यह आपको कस्टमर सपोर्ट में समय बचाएगा। मैं जल्दी से एक FAQ पेज बना देता हूं। ये पेज मौजूद हैं, लेकिन जब तक हम इन्हें नेविगेशन मेनू में नहीं जोड़ते, ये आपके स्टोर पर दिखाई नहीं देंगे। आइए अब यही करते हैं। नेविगेशन मेनू वो होता है जो ग्राहक आपके स्टोर के ऊपर देखते हैं। इसी के जरिए वे पेजों के बीच में आते जाते हैं। अभी आपके मेनू को उन पेजों और कलेक्शनों के बारे में पता नहीं है जो हमने अभी बनाए हैं, इसलिए हमें सब कुछ आपस में जोड़ना होगा। अपने एडमिन पैनल में बाईं ओर के नेविगेशन में कंटेंट पर क्लिक करें, फिर मेन्यूज पर जाए। यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 आइटम हैं, मेन मेनू, फुटर मेनू और कस्टमर अकाउंट मेन मेनू। हम आज फुटर मेनू और कस्टमर अकाउंट मेन मेनू के साथ ज्यादा काम नहीं करेंगे। मेन मेनू वही है जो आपके हेडर में दिखाई देता है, इसलिए हम उसी के साथ काम करेंगे। मेन मेनू को खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। अभी हमारे मेनू में होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट हैं, और कैटलॉग उस पेज को दर्शाता है जहां आप अपनी ऑनल प्रोडक्ट्स कलेक्शन देख सकते हैं। अब अधिकांश वेबसाइट्स में यह सेट होता है कि अगर आप लोगो पर क्लिक करें तो आप होम पेज पर लौट जाते हैं, और यह एक व्यवहार है जिसे वेब ब्राउज करने वाले ज्यादातर लोग समझते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां होम आइटम रखना दोहराव है, इसलिए मैं इसके ऊपर होवर करूंगा और इसे हटाने के लिए ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करूंगा। अब चलिए कैटलॉग का नाम बदलकर शॉप कर देते हैं और चेक मार्क पर क्लिक करें। इससे यह थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा कि यह किसके लिए है। अब चलिए कुछ मेनू आइटम्स जोड़ते हैं। आइए उन 2 पेजों को लिंक करें जो हमने अभी बनाए हैं। एड मेनू आइटम पर क्लिक करें और सबसे पहले अबाउट अस पेज जोड़ते हैं।
हमारे मेनू में जो फॉर्मेट तय किया गया है उसमें हर लिंक का सिर्फ एक शब्द का टाइटल है। तो चलिए हमारे लेबल को सिर्फ अबाउट रखते हैं और फिर हम इसे लिंक में क्लिक करके पेजेस में जाकर और अबाउट अस चुनकर अबाउट अस पेज से लिंक कर सकते हैं। फिर इसे लॉक करने के लिए चेक मार्क पर क्लिक करें। हम यही प्रक्रिया FAQ के लिए भी करेंगे। इसके बाद आप अपने मेनू में किसी भी नाम के बाईं ओर दिए गए 6 डॉट्स को क्लिक और ड्रैग करके आइटम्स को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। मुझे शॉप को पहली पोजीशन पर रखना पसंद है, लेकिन चलिए कॉन्टैक्ट को आखिरी पोजीशन पर ड्रैग करते हैं। तो अब हमारे पास शॉप, अबाउट, FAQ और कॉन्टैक्ट है। अब आप ड्रॉप डाउन और सब मेनू भी जोड़ सकते हैं अगर यह प्रासंगिक हो। ये खास तौर पर शॉप के लिए बहुत उपयोगी है, जहां आप शॉप को अपने मुख्य शॉप पेज पर ले जा सकते हैं जिसमें सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स हों, लेकिन फिर आप अलग अलग कलेक्शंस के लिए सब मेनू भी बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें और हम इसे हाइकिंग कलेक्शन से लिंक करेंगे। तो हम हाइकिंग गियर टाइप करेंगे और फिर लिंक बनाएंगे। कलेक्शन में जाइए, हाइकिंग गियर। यहां आप टैग्स का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही अपने हाइकिंग गियर कलेक्शन पर टैग और फिल्टरिंग का काम कर लिया है, तो हम बस इसे लॉक कर देते हैं। अब हम इसे ड्रॉप डाउन आइटम बना सकते हैं। इसके लिए हाइकिंग गियर को शॉप के नीचे क्लिक करके ड्रैग करें और फिर इसे दाईं ओर खींचें तो यह इंडेंटेड आइटम के रूप में दिखाई देगा। तो अगर हम अब पेज के नीचे सेव पे क्लिक करें, हमारा मेन्यू अपडेट हो गया है और अब हमारे पास शॉप के तहत हाइकिंग गियर एक सब आइटम के रूप में है। मैं सलाह देता हूं कि अपने मुख्य मेन्यू में अधिकतम 5 से 7 मुख्य आइटम ही रखें। बहुत सारे विकल्प ग्राहकों को उलझन में डाल देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे साइट छोड़ देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा मेन्यू एडिटर में कैसा दिखता है। हम बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे और फिर एडिट थीम पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ऊपर की हेडर बार में हमारा नेविगेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर हम ऊपर दाईं ओर की बार में जाकर इंस्पेक्टर को डीएक्टिवेट कर दें तो जिन आइटम्स पर हम होवर कर रहे हैं उनके चारों ओर ये नीले डिब्बे नहीं दिखेंगे। इससे ऐसा लगता है जैसे हम वेबसाइट को एक सामान्य असली यूजर की तरह ब्राउज कर रहे हैं। और अगर हम शॉप पर होवर करें तो अब हम देख सकते हैं कि हाइकिंग गियर कलेक्शन एक सब आइटम के रूप में दिखाई देता है। वाकई बहुत बढ़िया। ठीक है, जब तक हम यहां हैं चलिए हेडर और फुटर को फाइनल कर लेते हैं। हेडर वह बार है जो हर पेज के ऊपर बनी रहती है। यही वह जगह है जहां आपका लोगो, मेन्यू और कार्ट आइकन होते हैं। आपके हीरो सेक्शन के साथ साथ ये उन पहली चीजों में से एक है जो ग्राहक देखते हैं, इसलिए ये आपके पूरे स्टोर का माहौल तय करता है। फुटर इसका उल्टा सिरा है, यह हर पेज के नीचे होता है और ग्राहक यहां नीतियां, संपर्क जानकारी और सोशल मीडिया लिंक जैसी चीजें ढूंढते हैं। हमारे थीम में दोनों ही शामिल हैं। आइए इन्हें प्रोफेशनल दिखने वाला बनाते हैं। हमने पहले अपने इंस्पेक्टर को निष्क्रिय कर दिया था, तो ऊपर दाईं ओर टूलबार में साइडकिक आइकन के पास क्लिक करके अपने इंस्पेक्टर को फिर से सक्रिय करें। फिर अपने हेडर पर क्लिक करें और आपका हेडर मेन्यू बाईं ओर दिखाई देगा। आइए रंग योजना सेट करने से शुरू करते हैं। बाईं ओर नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको कलर्स न दिखे। फिर आइए रंग योजना को कुछ बेहतर दिखने वाले विकल्प में बदलते हैं। मैं इस डार्क स्कीम को आजमाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इसका लुक बहुत ही स्टाइलिश है, जो इस खास ब्रांड के लिए अच्छी तरह काम करता है। अब चलिए इस सामान्य टेक्स्ट को हमारे लोगो से बदलते हैं। इस प्लेस होल्डर लोगो पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर आपको दिखेगा कि थीम सेटिंग्स में एडिट लोगो लिखा है और आप थीम सेटिंग्स पर क्लिक करके वहां जा सकते हैं। अब यहां आप एक डिफॉल्ट लोगो और एक इनवर्स लोगो जोड़ सकते हैं। यहां लिखा है, जब ट्रांसपेरेंट हेडर बैकग्राउंड इनवर्स पर सेट हो तो इनवर्स लोगो का उपयोग करें। और मूल रूप से इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आपका डिफॉल्ट लोगो यहां आपकी बार पर अच्छा दिखे, जैसे कि अभी दिख रहा है, लेकिन फिर आपके हेडर सेटिंग्स के अनुसार हेडर अपनी उपस्थिति बदल सकता है और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका लोगो अच्छा दिखे, भले ही उसमें बदलाव हो जाए। तो मैं एक डिफॉल्ट लोगो अपलोड करने जा रहा हूं जो इस डार्क कलर स्कीम के साथ अच्छा दिखता है। सेलेक्ट पर क्लिक करें, फाइल जोड़ें। मेरे पास यह इनवर्स वाला है जिसमें डार्क बैकग्राउंड है और लाइट फोरग्राउंड है, और आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करें। हम डन पर क्लिक करेंगे ताकि यह जुट जाए और लोगो ऐड हो जाएगा। यहां आप अपने डेस्कटॉप पर लोगो की ऊंचाई सेट कर सकते हैं। यह वास्तव में पूरे लोगो का आकार बदलता है, यानी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को अनुपात में। आइए इसे यहीं कहीं सेट करते हैं। यह अच्छा लग रहा है, करीब 58 पिक्सल। और फिर आप अपने मोबाइल के लिए ऊंचाई अलग से सेट कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दाईं ओर मोबाइल व्यू में टॉगल करें और फिर अपनी मोबाइल ऊंचाई के अनुसार सेट करें। फिर से चलिए 58 ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मोबाइल पर यह थोड़ा बड़ा है, तो चलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं, शायद 50 के आसपास। अब यह बेहतर लग रहा है।
और अब वापस अपने सामान्य डेस्कटॉप व्यू पर टॉगल करते हैं। अब मैं इनवर्स लोगो जोड़ने जा रहा हूं, जो वास्तव में मेरी फाइल नेमिंग में बस रेगुलर लोगो है। सुनिश्चित करें कि मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला वर्जन इस्तेमाल करूं और उसे जोड़ने के लिए डन पर क्लिक करूं। अगला आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जहां आप फेविकॉन जोड़ सकते हैं। फेविकॉन वो छोटा आइकन होता है जो आपके ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। जैसे अभी हमारे पास इस टैब पे शॉपिफाई का लोगो दिखाई दे रहा है। चलिए एक जोड़ते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर अपने लोगो का एक छोटा स्क्वायर वर्जन अपलोड करें, कुछ इसी तरह का जैसा मेरे पास यहां है। और आपको यह तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम अपनी साइट का लाइव पब्लिक वर्जन खोलेंगे तो आपको हमारा फेविकॉन ब्राउजर टैब में दिखाई देगा। ठीक है, हमारा लोगो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप अपने हेडर में आइटम्स की पोजीशन भी बदल सकते हैं। चलिए फिर से हेडर पर क्लिक करते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि पहला आइटम आपका लोगो है। आप इसकी पोजीशन लेफ्ट, सेंटर या राइट में बदल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस खास साइट के लिए यह बाईं ओर सबसे अच्छा लगता है। आप अपने मेनू की पोजीशन के लिए भी यही कर सकते हैं। इसे बाईं ओर से बदलें, मध्य में या दाईं ओर। और मेरे मामले में मुझे सच में यह पसंद है कि लोगो बाईं ओर और मेनू दाईं ओर है, तो मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। चलिए हेडर सेटिंग्स को नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि और विकल्प देख सकें। खासतौर पर मैं आपको स्टिकी हेडर दिखाना चाहता हूं। अब इसका मतलब क्या है? स्टिकी हेडर वह हेडर होता है जो आपकी पेज पर स्क्रॉल करते समय ऊपर चिपका रहता है। तो अगर मैं यहां इंस्पेक्टर को निष्क्रिय कर दूं तो हम देख सकते हैं कि यह व्यवहार कैसा दिखता है। यह एक स्टिकी हेडर है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं यह पेज के ऊपर ही रहता है ताकि आपकी साइट पर आने वाले लोग इसे हमेशा एक्सेस कर सकें। यह ऑलवेज मोड है। अब आप इसे स्क्रॉल अप पर भी जोड़ सकते हैं। तो मूल रूप से जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं हेडर गायब हो जाता है, लेकिन अगर लोग वापस ऊपर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, संभवतः मेनू देखने के लिए, तो यह फिर से दिखाई देता है। आप इसे पूरी तरह से निष्क्रिय भी कर सकते हैं और फिर हेडर केवल असली पेज के सबसे ऊपर ही दिखाई देगा। मुझे हेडर को सुलभ रखना पसंद है, तो मैं अपना स्टिकी हेडर ऑन स्क्रॉल अप पर सेट करने जा रहा हूं। अब चलिए सेटिंग्स को नीचे स्क्रॉल करते हैं और उन अन्य विकल्पों को देखते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। एक सेटिंग जो मुझे वास्तव में पसंद है वह है होम पेज सेक्शन का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टॉगल। अगर आप इसे ऑन करते हैं और आपने इन्वर्स और डिफॉल्ट लोगो सेट किए हैं, साथ ही अपने हेडर के लिए स्टिकी हेडर का ऑन स्क्रॉल अप व्यवहार भी लगाया है, तो इससे एक शानदार इफेक्ट मिलता है जिसमें हेडर खुद ही हीरो सेक्शन पर ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर होवर करते हैं वह डार्क हो जाता है। यही चीज तब भी होती है जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं। इसे देखिए, यह डार्क हो जाता है। यह काफी शानदार और आधुनिक इफेक्ट है जो आपकी साइट को पॉलिश्ड लुक देता है। खासकर इस हीरो इमेज पर यह बहुत अच्छा लगता है। इससे आपका हेडर और लोगो यूजर की लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब फूटर सेट करते हैं। फूटर वह जगह है जहां ग्राहक नीतियों और सपोर्ट लिंक ढूंढते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका इंस्पेक्टर सक्रिय है। पेज के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करें और अपने फूटर पर क्लिक करें। यहां एक फूटर सेक्शन है और साथ ही एक यूटिलिटीज सेक्शन भी है। यूटिलिटीज सेक्शन में आप टर्म्स और पॉलिसीज का लिंक देख सकते हैं। यह आपके शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी आदि से लिंक करता है, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इन पॉलिसी पेजेस को कैसे अपडेट करें। दाईं ओर आपके सोशल मीडिया लिंक हैं। आप इन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहां इन फील्ड्स में अपने असली सोशल मीडिया लिंक जोड़ सकते हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बस उस लिंक पर क्लिक करें और फिर उसके दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें। और आप देख सकते हैं कि इस खास मामले में सोशल मीडिया आइकॉन से टिकटॉक लिंक हटा दिया गया है। इसके बाद आप कॉपीराइट सेक्शन को उस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और मैं पावर्ड बाय शॉपिफाई को बंद करने जा रहा हूं, तो अब वहां सिर्फ कॉपीराइट, वर्तमान वर्ष और फिर स्टोर का नाम लिखा रहेगा। आप इस फुटर में भी सेक्शन जोड़ या हटा सकते हैं जैसे आप किसी भी अन्य सेक्शन में करते हैं। बस ध्यान रखें कि फुटर के यूटिलिटी सेक्शन में आप जितनी अलग अलग चीजें जोड़ सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। एक बदलाव जो मैं करना चाहता हूं वह है कलर स्कीम को अपडेट करना, जैसे हमने हेडर के साथ किया था। तो चलिए फुटर पे क्लिक करते हैं, कलर स्कीम को डार्क फॉर्मेट में बदलते हैं और यही चीज हम यूटिलिटीज के लिए भी करेंगे। इससे हमारे पेज के नीचे एक अच्छा साफ सुथरा डार्क लुक आता है जो ऊपर के हिस्से से मेल खाता है। ठीक है, फुटर पूरी तरह से सेट हो गया है। स्टेप 7। इस पूरे ट्यूटोरियल के दौरान आपने शायद देखा होगा कि हम अलग अलग सेक्शनों के लिए कलर स्कीम और टेक्स्ट स्टाइल चुन रहे हैं। ये विकल्प आपके थीम की ग्लोबल सेटिंग्स से आते हैं और यहीं से आप इन्हें कंट्रोल करते हैं। अगर आप यहां कोई रंग बदलते हैं तो वह आपके पूरे स्टोर में जहां जहां वह रंग इस्तेमाल हुआ है वहां वहां अपडेट हो जाता है।
तो पेज दर पेज जाने की बजाय आप एक बार अपने ब्रांड के रंग और फॉन्ट सेट कर देते हैं और आपके स्टोर में हर जगह एक जैसी स्थिरता बनी रहती है। थीम एडिटर में थीम सेटिंग्स पर जाएं। ये ऊपरी बाएं कोने में गियर आइकन है। नीचे स्क्रॉल करें और कलर्स पर जाएं। यहां आपको अपनी 7 डिफॉल्ट कलर स्कीम्स मिलेंगी। कस्टमाइज करने के लिए आप या तो एक नई स्कीम जोड़ सकते हैं या किसी मौजूदा स्कीम को एडिट करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। आइए स्कीम 1 को एडिट करते हैं। मैं स्कीम 1 की बैकग्राउंड को एडिट करना चाहता हूं ताकि इसमें थोड़ी और प्राकृतिक अनुभूति आए जो साइट की बाकी थीम के साथ मेल खाए। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और मैं कुछ ऐसा हरा सा रंग लेना चाहता हूं। यहां इस इमेज की रिफ्लेक्शन से जो तनिष्क ग्रे रंग मिला है उसे लेना चाहता हूं। तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा, आई ड्रॉपर टूल लूंगा और फिर यहां से ये हरा सा ग्रे रंग चुनूंगा। मैं इसे थोड़ा हल्का कर सकता हूं ताकि ये बैकग्राउंड के रूप में और बेहतर काम करे। कुछ हल्का हरा सा ग्रे रंग। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप साइट पर स्क्रॉल करते हैं, जहां भी स्कीम 1 का इस्तेमाल हुआ है वहां की बैकग्राउंड इस नए रंग में अपडेट हो गई है। अब चलिए अपडेट करते हैं। बटन का रंग ऐसा चुनते हैं जो हमारे ब्रांड से मेल खाता हो। अब यहां हेडर सेक्शन एक अलग कलर स्कीम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम हीरो पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हीरो की कलर स्कीम 6 है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, जो कि तब समझ में आता है जब आप कोई इमेज इस्तेमाल कर रहे हो। तो थीम सेटिंग्स में वापस जाकर हम स्कीम 1 से बाहर निकलेंगे, स्कीम 6 पे क्लिक करेंगे और फिर प्राइमरी बटन सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करेंगे। हम प्राइमरी बटन के लिए बैकग्राउंड लेंगे, आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करेंगे और फिर एम्परसेंड से इस नारंगी रंग को चुनेंगे। हम क्लिक करके इसे लॉक कर देंगे। अब हमारे पास एक अच्छा नारंगी बटन है, लेकिन नारंगी बटन पर काला टेक्स्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तो चलिए बटन के टेक्स्ट का रंग बदलकर सफेद कर देते हैं, जिससे इसमें अच्छा कंट्रास्ट आ जाएगा। लीजिए, हो गया। अब जब आपको रंग अपडेट करना आ गया है तो मैं आपको थीम फॉन्ट्स अपडेट करना भी दिखाता हूं। आइए इस कलर स्कीम एडिटर से बाहर निकलने के लिए एक्स पर क्लिक करें। फिर अगले ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि यह टाइपोग्राफी है। इसे खोलें और यहां आप अपने बॉडी, सब हेडिंग, हेडिंग और एक्सेंट के लिए फॉन्ट सेट कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप स्क्रॉल करें और विभिन्न शैलियों को देखें। आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितने तरह के अलग अलग फॉन्ट्स उपलब्ध हैं, या अगर आपको पता है कि आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे पता है कि मुझे मॉन्टसेराट पसंद है। मुझे लगता है कि ये हेडर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कम से कम मेरी ब्रांडिंग के लिए। तो मैं उसे सर्च करूंगा और लिस्ट से जोड़ दूंगा। हम इसे भी सेट करेंगे एक्स्ट्रा बोल्ड और फिर डन पे क्लिक करें। मैं यही प्रक्रिया सब हेडिंग और एक्सेंट के साथ भी करूंगा। अंत में चलिए बॉडी टेक्स्ट को अपडेट करते हैं। आप अपने हेडर और बॉडी के लिए एक ही फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हर प्रकार के लिए अलग अलग लुक देने के लिए अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर आप चाहते हैं कि आपके हेडर अच्छे बोल्ड दिखें और ध्यान आकर्षित करें, और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे फॉन्ट्स हों जो पढ़ने में आसान हों। उदाहरण के लिए मुझे पता है कि सोर्स सैंस प्रो मॉन्टसेराट के साथ अच्छी तरह मेल खाता है और मेरी ब्रांडिंग के लिए भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अलग अलग फॉन्ट्स के साथ प्रयोग करें और देखें कि आपकी ब्रांडिंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा है। यहां टाइपोग्राफी सेटिंग्स में आप हर हेडिंग लेवल और पैराग्राफ के लिए स्टैंडर्ड साइज भी सेट कर सकते हैं। जब आप अपनी थीम सेटिंग्स से संतुष्ट हों कि वे अपडेट हो गई हैं तो ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करना न भूलें। डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। अब 8वां चरण, बिजनेस से जुड़ी बातें। पॉलिसी, पेमेंट, शिपिंग और टैक्स, ये सब काफी सीधे हैं तो हम इन्हें जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पेमेंट और शिपिंग सेट करने से पहले चलिए स्टोर पॉलिसी जोड़ते हैं। ये वे पेज हैं जो आपके ग्राहकों को बताते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चलता है, अगर वे रिटर्न करना चाहें तो क्या प्रक्रिया है, आप उनके व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभालते हैं और आपके स्टोर का उपयोग करने के क्या नियम हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई इन्हें पढ़ता नहीं है, लेकिन ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ग्राहक इन्हें तब देखते हैं जब वे भरोसा करने का सोच रहे हों, खासकर नए स्टोर पर। दूसरा, शॉपिफाई पेमेंट्स जैसे प्रोवाइडर इन्हें अनिवार्य मानते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको ये खुद लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर बाईं ओर एग्जिट दबाएं ताकि आप शॉपिफाई एडमिन पर लौट सकें। फिर नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। नई मेनू में जो दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करें और आखिरी विकल्प पॉलिसीज है। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। यहां आपकी लिखित नीतियां पॉलिसीज हैं। प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिक है। शॉपिफाई इसे खुद जनरेट करता है, जो बताती है कि आप ग्राहक डेटा का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस, पेमेंट जानकारी और ब्राउजिंग व्यवहार जैसी चीजें। अब रिटर्न और रिफंड पॉलिसी के लिए आइए उस पर क्लिक करें। यह बताता है कि ग्राहक क्या क्या वापस कर सकते हैं, उसे वापस करने के लिए उनके पास कितना समय है और रिफंड कैसे काम करता है।
अब आप इंसर्ट टेम्पलेट बटन पर क्लिक करके एक पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। यह टेम्पलेट आपको एक मजबूत शुरुआती आधार देता है। बस इसे ध्यान से पढ़ें और ब्रैकेट में दी गई किसी भी जानकारी को अपने बिजनेस के अनुसार अपडेट करें। जब आप तैयार हो जाए तो पब्लिश पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि नो पॉलिसी सेट टैग अब गायब हो गया है। आपको यही प्रक्रिया टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी अपनानी होगी। अब आइए सेट करें कि आपको असल में पेमेंट कैसे मिलेगी। जब कोई ग्राहक ऑर्डर देता है तो पैसे को कहीं तो जाना होता है और यहीं पर आप शॉपिफाई को बताते हैं कि वह कहां जाए। आप उस पेमेंट प्रोवाइडर को कनेक्ट करेंगे जो क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स और बाकी सब कुछ संभालता है और फिर शॉपिफाई पैसे को आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। अपने सेटिंग्स के बाय साइड नेविगेशन में पेमेंट्स चुनें। शॉपिफाई पेमेंट्स सबसे आसान विकल्प है। यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे और शॉप पे सभी को एक ही जगह संभालता है। शुरू करने के लिए बस कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करें। आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा, अपने ईमेल से वह कोड लेना होगा और यहां पेस्ट करना होगा। इसके बाद आपको प्रश्नावली भरनी होगी। चुनें कि आप अपनी दुकान एक व्यक्तिगत, एक रजिस्टर्ड व्यवसाय या एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में चला रहे हैं। मेरे मामले में मैं व्यक्तिगत विकल्प चुनूंगा और अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल, फोन नंबर और पता, साथ ही अपना टैक्स आईडी भरें। एक बार जब आप यह सब पूरा कर लें तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपकी दुकान का नाम उसी तरह सेट है जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके ग्राहक के बैंक स्टेटमेंट पर दिखे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपने अकाउंट विवरण की समीक्षा करें और फिर वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करें। एक बार जब आप यह सब कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि शॉपिफाई आपकी जानकारी को सत्यापित कर रहा है और आमतौर पर इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं। इस समय आप अतिरिक्त भुगतान विधियां भी जोड़ सकते हैं क्योंकि शॉपिफाई पेमेंट्स हर देश या हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो भी भुगतान विधि आपके लिए उपलब्ध है उसे सेट करें ताकि आपको भुगतान मिल सके। भुगतान कैप्चर विधि के बारे में मैं सलाह दूंगा कि इसे चेकआउट पर स्वचालित रूप से सेट रहने दें। ज्यादातर दुकानें इसी डिफॉल्ट का उपयोग करती हैं। अब शिपिंग सेटअप करें ताकि ग्राहकों को डिलीवरी लागत का पता चले। ग्राहक खरीदने से पहले शिपिंग जरूर जांचते हैं। वे इसकी कीमत और लगने वाला समय जानना चाहते हैं। यहां हम जो सेटअप कर रहे हैं वे नियम हैं। आप ऑर्डर के आकार, वजन या गंतव्य के आधार पर शिपिंग के लिए कितनी राशि लेंगे यही तय कर रहे हैं। आप अभी कुछ भी शिप नहीं कर रहे हैं, आप बस शॉपिफाई को बता रहे हैं कि चेकआउट पर क्या दिखाना है। अपने सेटिंग्स के बाएं साइड मेनू में शिपिंग एंड डिलीवरी पर क्लिक करें। इसके बाद अपने जनरल प्रोफाइल में क्लिक करें। यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास मूल रूप से एक ही शिपिंग जोन है, यानी हम सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग की पेशकश कर रहे हैं। आप यहां ऊपर क्लिक करके अपनी दुकान का स्थान बदल सकते हैं और यदि चाहें तो नीचे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम घरेलू शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दुकान में डिफॉल्ट रूप से 2 प्रकार की शिपिंग उपलब्ध है। स्टैंडर्ड, जिसमें अलग अलग ऑर्डर वैल्यू के लिए अलग अलग रेट हैं, और फिर एक्सप्रेस, जो अधिक कीमत पर उपलब्ध है। आइए इसे एडिट करें ताकि $75 या उससे अधिक के ऑर्डर पर फ्री शिपिंग हो, न कि $70 या उससे अधिक पर। हम उस विकल्प पर जाएंगे जिसमें $70 या उससे अधिक लिखा है, दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और फिर एडिट शिपिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम न्यूनतम राशि को $70 से बदलकर $75 कर देंगे और यहां आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि यह कैसा दिखेगा। ऊपर दाईं ओर डन पर क्लिक करें और फिर चलिए दूसरे स्टैंडर्ड विकल्प को अपडेट करते हैं ताकि इसकी अधिकतम सीमा $74.99 हो जाए और इसकी कीमत $8 होगी। आप इसे अपनी स्थिति के अनुसार किसी भी शिपिंग प्राइस पर सेट कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको जोरदार सलाह देता हूं। आप ऐड शिपिंग ऑप्शन बटन पर क्लिक करके शिपिंग विकल्प जोड़ सकते हैं। यहां आप अपनी रेट टाइप सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह फ्लैट पर सेट होता है, लेकिन आप इसे ऑर्डर अमाउंट के आधार पर भी बदल सकते हैं या वजन के आधार पर। हमारा दूसरा स्टैंडर्ड ऑर्डर अमाउंट के आधार पर था। आप कैरियर या ऐप द्वारा गणना की गई दर भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको यह करना कैसे है दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप फेडेक्स का उपयोग करना चाहते हैं। आप सेवाएं जोड़ने के लिए क्लिक कर सकते हैं और फिर चुन सकते हैं कि आप कौन कौन सी फेडेक्स सेवाएं उपयोग करना चाहते हैं। मान लीजिए 2 डे, ग्राउंड ओवरनाइट और प्रायोरिटी ओवरनाइट। डन पे क्लिक करें। अब शॉपिफाई आपके पैकेजिंग के आयाम और वजन के आधार पर इन विभिन्न सेवाओं द्वारा सामान्य रूप से ली जाने वाली दर के अनुसार शिपिंग रेट की गणना करेगा। यहां आप हैंडलिंग शुल्क भी प्रतिशत या डॉलर राशि के रूप में जोड़ सकते हैं, ताकि यदि शिपिंग दर बिल्कुल सही से गणना नहीं हुई हो और आपको थोड़ा मार्जिन चाहिए तो आप थोड़ा अतिरिक्त शुल्क ले सकें। मैं आमतौर पर कम से कम $5 का हैंडलिंग शुल्क रखने की सलाह देता हूं। यह आपके पैकेजिंग लागत को भी कवर करने में मदद कर सकता है। और फिर नीचे इसका एक उदाहरण दिया गया है कि यह कैसा दिखता है। हम ऊपर दाईं ओर डन पर क्लिक करेंगे।
जब आप यहां अलग अलग हैंडलर्स के आधार पर शिपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप शॉपिफाई का उपयोग करके रियायती दरों पर शिपिंग लेबल खरीद और प्रिंट भी कर सकते हैं। ये काफी सुविधाजनक है। मेरी सलाह है कि डिलीवरी तिथियां ऑटोमेटिक रखें, जिससे ग्राहकों को डिलीवरी का समय पता रहे। अंत में, यदि इंटरनेशनल शिपिंग करनी हो तो यहां एक्स्ट्रा शिपिंग विकल्प जोड़ दें। जब आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स में बदलाव करना समाप्त कर लें तो ऊपर की पट्टी में सेव पर क्लिक करना न भूलें। अब मैं आपको 2 सरल लेकिन शक्तिशाली सेटिंग्स दिखाता हूं जो आपके मार्केटिंग को जबरदस्त बना सकती हैं। बाईं ओर चेकआउट पर जाएं। अब चेकआउट सेटिंग्स ज्यादातर डिफॉल्ट रूप से अच्छी होती हैं, लेकिन एक चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि आप चालू करें। अगर आप नीचे मार्केटिंग ऑप्ट इन तक स्क्रॉल करें तो ईमेल और एसएमएस दोनों को चालू करें। ईमेल को चेकआउट और साइन इन पेज पर सेट करें और एसएमएस को केवल चेकआउट पर सेट करें। ये चेकआउट पर एक छोटा सा चेकबॉक्स जोड़ता है जहां ग्राहक आपसे सुनने के लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं। और इसका महत्व यह है, बिना अनुमति आप किसी को मार्केटिंग ईमेल या टेक्स्ट नहीं भेज सकते, पर ग्राहक के ऑप्ट इन करते ही आपका उनसे सीधा संपर्क हो जाता है जिन्होंने पहले खरीदारी की है। अब किसी नए प्रोडक्ट या सेल की जानकारी आप सीधे उनके इनबॉक्स में भेज सकते हैं। और ये एक स्टोर मालिक के रूप में सबसे मूल्यवान चीजों में से एक है जिसे आप बना सकते हैं। यहां बाकी सब कुछ आप वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसा है। तो आगे बढ़ें और ऊपर दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। अब हम सेटिंग्स के साथ लगभग तैयार हैं। आइए जल्दी से टैक्स का निपटारा कर लेते हैं। फिर से बाईं ओर टैक्स और ड्यूटीज पर जाएं। शॉपिफाई आपके स्थान और आपके ग्राहक के स्थान के आधार पर टैक्स की गणना अपने आप करता है। आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई टैक्स सेवाएं डिफॉल्ट रूप से सक्रिय हैं और यहां आप जाकर अपने विभिन्न क्षेत्रों को सेट कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में बेच रहे हैं तो अपना क्षेत्र सेटअप करें। यहां इस टैक्स लायबिलिटी इनसाइट्स डायलॉग पर ध्यान दें। जब आप किसी क्षेत्र में टैक्स सीमा तक पहुंचेंगे तो आपको यहां सूचित किया जाएगा और आप जरूरत के अनुसार रजिस्टर कर सकेंगे। यही वह पेज है जहां आप टैक्स के लिए अपने सभी प्रबंधन परिवर्तन और निर्णय लेंगे। हर क्षेत्र थोड़ा अलग होता है, इसलिए अगर आपको यहां मदद चाहिए तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। अब चरण 9। इस समय आपकी स्टोर की वेब एड्रेस एक बदसूरत अस्थायी डोमेन है, जैसे कि यह वाला। यह काम करता है, लेकिन यह बिल्कुल भी प्रोफेशनल बिजनेस जैसा नहीं लगता। एक कस्टम डोमेन जैसे yourstore.com ही आपकी स्टोर को असली एहसास दिलाता है। यही वह है जिसे आप विजिटिंग कार्ड पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर साझा करेंगे या किसी से बातचीत में बताएंगे। और ये उन सबसे आसान अपग्रेड्स में से एक है जो आप कर सकते हैं। बाईं ओर सेटिंग्स मेनू में नीचे स्क्रॉल करें और डोमेन्स चुनें। अभी आप देख सकते हैं कि आपकी स्टोर के पास myshopify.com पर यह अस्थायी डोमेन है। ये बहुत प्रोफेशनल नहीं लगता, तो चलिए एक नया डोमेन कनेक्ट करते हैं। आप एक नया डोमेन खरीद सकते हैं। यह शॉपिफाई के माध्यम से होगा, और अगर आपके पास अभी तक डोमेन नहीं है तो यह सबसे आसान विकल्प है। या अगर आपके पास पहले से ही GoDaddy, नेमचीप या किसी अन्य डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन है तो आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं और फिर शॉपिफाई आपको यह करने के स्टेप्स बताएगा। लेकिन हमारे लिए हम एक नया डोमेन खरीदने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। जैसे ही आप शुरू करेंगे, शॉपिफाई अपने आप आपके स्टोर के नाम से मिलते जुलते डोमेन्स सर्च कर लेता है। मेरे मामले में इसने openclothes.com के लिए सर्च किया और दुर्भाग्यवश वह उपलब्ध नहीं है। .com सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डोमेन है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर संभव हो तो वही लें। यहां अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे openclothes.net या यहां तक कि openclothes.org, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं .com ले सकता हूं। तो चलिए openclothes जोड़ते हैं और उसके लिए सर्च करते हैं। openclothes.com सालाना $16 में उपलब्ध है, तो चलिए इसे ले लेते हैं। खरीदें पर क्लिक करें। अगले पेज पर आप चेकआउट पेज पर पहुंचेंगे और सबसे ऊपर एक आप हर साल ऑटो रिन्यू करें टॉगल है जो अपने आप चालू रहता है। अगर आप निरंतरता चाहते हैं तो मैं इसे चालू रखने की सलाह दूंगा, ताकि आपको हर साल अपना डोमेन रिन्यू करने के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अगला कदम है अपनी संपर्क जानकारी भरना, जो आपको यहां देनी होगी। और पेज के नीचे आपकी पेमेंट जानकारी जो आपने अपने शॉपिफाई प्लान के लिए इस्तेमाल की थी वह पहले से ही जोड़ी जा चुकी है। अगर आप अपने डोमेन को खरीदने के लिए कोई अलग भुगतान विधि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे यहां जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो बस अपनी संपर्क जानकारी भरें और जब आप तैयार हों तो बाय डोमेन पर क्लिक करें। जब आप अपना चेकआउट पूरा कर लेंगे तो आपको इस तरह की एक पुष्टि प्राप्त होगी और आप आगे बढ़कर सी डोमेन स्टेटस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर से डोमेन प्रबंधन पेज पर पहुंच जाएंगे और पेज के सबसे ऊपर आप अपना वर्तमान डोमेन और उससे जुड़ी स्थिति देखेंगे। अभी मेरे डोमेन की स्थिति प्रोपेगेटिंग दिखा रही है।
आपके कस्टम डोमेन को पूरी तरह से प्रोपेगेट होने में 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं, और इसका मूल अर्थ यह है कि आपकी साइट उस डोमेन के साथ रजिस्टर हो रही है, और इसमें थोड़ा समय लग सकता है ताकि वह डोमेन वास्तव में आपकी साइट की ओर इंगित करे। अगर मैं यहां व्यू बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि मुझे एक त्रुटि मिलती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी भी रजिस्टर हो रहा है। तो अगर आपको तुरंत ऐसी कोई त्रुटि दिखाई दे तो चिंता ना करें, बस थोड़ा समय दें और अंततः यह अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि शॉपिफाई आपके लिए सब कुछ अपने आप जोड़ देता है, इसलिए आपको कोई मैन्युअल डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन या ऐसी कोई जटिल चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि इसके पूरा होने का इंतजार करें। अब किसी समय आपको सबसे अधिक संभावना है कि स्टेटस नीड्स वेरिफिकेशन दिखाई देगा, और मूल रूप से इसका मतलब है कि हमें आपका डोमेन आपके ईमेल पते पर रजिस्टर करना पूरा करना है। यह एक अनिवार्यता है। तो यहां जो इनबॉक्स सूचीबद्ध है उसमें जाइए और शॉपिफाई से आए वेरिफिकेशन ईमेल को ढूंढें। यह कुछ इस तरह दिखेगा जिसमें विषय होगा एक्शन रिक्वायर्ड, और इसमें एक लिंक दिया होगा और आपको वास्तव में बस उस लिंक पर क्लिक करना है। जो पेज खुलेगा उसमें नीचे स्क्रॉल करें और जांचें कि आपकी संपर्क जानकारी सही दिख रही है या नहीं, और फिर वेरीफाई इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। संपर्क जानकारी सत्यापित होने का संदेश मिलने पर आप यह टैब बंद कर सकते हैं। पेज रिफ्रेश करने पर शायद वेरिफिकेशन की जरूरत फिर भी दिखे। प्रोपेगेशन की तरह इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए चिंता न करें, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। जब कनेक्शन पूरा हो जाएगा तो आप यहां इस हरे टैग में स्थिति बदलते हुए देखेंगे और इसमें कनेक्टेड लिखा होगा। अब आखिरी चरण के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है, आपके प्रोडक्ट्स, आपका डिजाइन, आपकी पेमेंट्स, आपकी शिपिंग, लेकिन अभी कोई भी वास्तव में आपकी स्टोर नहीं देख सकता। शॉपिफाई हर नई स्टोर को डिफॉल्ट रूप से पासवर्ड के पीछे रखता है ताकि केवल आप ही उसे एक्सेस कर सकें। आखिरी कदम है उस लॉक को हटाना और अपनी स्टोर को इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध कराना। जब आपके डोमेन की स्थिति कनेक्टेड में बदल जाएगी तो अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पेज या कुछ इसी तरह का पेज दिखाई देगा। अभी तक कोई भी आपकी स्टोर तक पहुंच नहीं सकता, तो चलिए इसे ठीक करते हैं। अपनी सेटिंग्स से बाहर निकलने के लिए ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें, फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें, और फिर प्रेफरेंसेस पेज के सबसे ऊपर आपको स्टोर एक्सेस और पासवर्ड प्रोटेक्शन दिखाई देगा। आपको अपनी स्टोर को सभी के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश मिलेंगे। अब अगर आपने अपनी स्टोर में पता नहीं जोड़ा है तो सबसे पहले आपको यही करना होगा। तो आगे बढ़ें और अगर कोई लिंक दिया गया है तो उस पर क्लिक करें, अपना व्यवसाय पता जोड़ें और फिर सेव बिजनेस एड्रेस पर क्लिक करें। इसके बाद पासवर्ड सुरक्षा के लिए टॉगल को बस डिसेबल करें और सेव पर क्लिक करें। अब अगर आप अपनी स्टोर देखने के लिए क्लिक करते हैं तो आपकी खूबसूरत नई शॉपिफाई स्टोर इंटरनेट पर लाइव है, बिक्री के लिए तैयार है। और यही है आपकी शॉपिफाई स्टोर शुरू से बनाई गई असली ग्राहकों के लिए तैयार। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक का उपयोग करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आप अपनी फ्री ट्रायल के साथ साथ 3 महीने सिर्फ $1 में लॉक कर सकें। यह अपनी शॉपिफाई स्टोर शुरू करने का सबसे सस्ता तरीका है। शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद।